शुरू करते हैं हम लोग ना। सुनिए ध्यान से। हमने अभी तक क्या कर लिया था कि रिस्पायरेशन, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस हम पढ़ा रहे थे। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हमने कुछ पॉइंट बता दिया था, ठीक है। सबसे पहले शुरू से लेकर के अंत तक कोशिश करते हैं समझने की, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था, कुछ हमारे पास ऑर्गेनिज्म थे और उनके अंदर किस तरीके का रिस्पायरेटरी ऑर्गन पाए जाते हैं उनके बारे में जिक्र किया था। फिर ह्यूमन रिस्पायरेटरी बारे में जिक्र किया था। ह्यूमन रिस्पायरेटरी में हमारे पास सभी के लंग्स के बारे में बताया, ट्रैकियल ट्रीज बताई और ये सब सारी चीज़ें बताएं। फिर उसके बाद एक्सचेंज ऑफ गैसेज में हमने एक्सटर्नल रिस्पायरेशन और इंटरनल रिस्पायरेशन दोनों पढ़ाया था। और एक्सटर्नल रिस्पायरेशन के दौरान जो भी चीज़ें गैसियस का एक्सचेंज हो रहा था वो सब जिक्र कर लिया था। फिर इंटरनल रिस्पायरेशन में हमारे पास सभी के सभी ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 और ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ये सारे पॉइंट हमने आ जाइए, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए थे, क्लियर। और हमने CO2 का ट्रांसपोर्ट और ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के बाद अब एक नया हमारे पास हेडिंग आता है, क्या, रिस्पायरेशन, रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान सुनेंगे। हमने ये कहा कि रेगुलेशन हमें करना है, रेगुलेट करना है, रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन। रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन हमें पढ़ना है, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन हमें क्या करना है, आप ध्यान सुनेंगे। हमारे ह्यूमन के अंदर ये टेंडेंसी होती है, ठीक है, ये एबिलिटी होती है कि हम अपने ब्रीदिंग रेट को घटा सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। समझ रहे बात हमारी। हमारे बॉडी के अंदर ये टेंडेंसी होती है या एबिलिटी होती है कि हम किसी भी तरीके की हम ब्रीदिंग रेट को हम घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। जैसे मेरा मन करता है कि बहुत गहरी सांस लेने का, तो आराम से सांस लेते रहते थे, ठीक है। अगर हमारा मन किया बीच बीच में जल्दी जल्दी सांस लेने का, तो जल्दी जल्दी भी सांस लेने लगते हैं, क्लियर। ये डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है, या फिर ये डिपेंड करता है हमारी बॉडी की डिमांड कैसी है। अगर हम सोए हुए हैं, ठीक है, तब हम आराम आराम से गहरी गहरी सांस लेंगे। बट अगर यही हम दौड़ रहे हैं तो हम क्या करते हैं, बहुत तेजी से सांस लेते हैं, ब्रीदिंग रेट हमारी बढ़ जाती है। अगर कभी भी आपको लगे कि नहीं हम सर की बात को गलत साबित करेंगे, बैठे बैठे तेज तेज सांस ले रहे हो, ठीक है, आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है, ठीक है। समझ रहे बात। अगर आप कोई भी इंसान अगर बैठे बैठे बहुत तेजी तेजी से सांस लेने लगे, तो पहले हम ये कहेंगे कि भैया क्लास अभी ना करिए, डॉक्टर से कंसल्ट करिए आप, क्लियर। तो हमें ये समझना है कि रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग ये न्यूरल रेगुलेशन होता है। कैसा रेगुलेशन होता है, न्यूरल रेगुलेशन होता है। न्यूरल रेगुलेशन का मतलब क्या समझेंगे। हमने ये कहा कि ये हमारी बॉडी जो होती है, हमारे लंग्स जो होते हैं वो ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं, और यही रिस्पायरेशन की जो रेट होती है, ब्रीदिंग की जो रेट होती है, वो कौन रेगुलेट करती है, हमारा ब्रेन करता है, ठीक है। ब्रेन के अंदर एक रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर पाए जाते हैं, वही हमें समझाना है, ठीक है। तो पहले इसके कुछ पॉइंट लिख लेते हैं, ठीक है। एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू रेगुलेट, एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू रेगुलेट ब्रीदिंग रेट, ब्रीदिंग रेट या ब्रीदिंग, सिर्फ और सिर्फ ब्रीदिंग भी लिखेंगे तब भी चलेगा, ठीक है। ब्रीदिंग ऑन डिमांड, ठीक है, ऑन डिमांड, ठीक है। हमारे बॉडी की एक एबिलिटी होती है कि हम किसी भी तरीके की ब्रीदिंग को हम क्या कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे रेगुलेट करेंगे, हम ये कर सकते हैं कि हम इंस्पायरेशन की रेट बढ़ा दें या एक्सपायरेशन की रेट बढ़ा दें, ठीक है। तो अल्टीमेट हमारे पास ब्रीदिंग रेट को हम घटा बढ़ा सकते हैं हमारी बॉडी की डिमांड की वजह से। समझ आई बात। अगर आप बैठे हुए हैं तो ऐसे नहीं है कि कोई बैठा हुआ है और बहुत गहरी गहरी सांस ले रहा हो, यहाँ पूरा क्लास डिस्टर्ब हो रहा हो। समझ आई बात। तो यही हमें बात याद रखना है। अब हमें क्या करना है कि कॉपी किताब बंद करके ध्यान से सुनना है ये सारी पॉइंट, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। साथ साथ लिखेंगे तो बिल्कुल नहीं आएगा। इधर देखेंगे ध्यान से। हमने ये कहा कि किसी भी तरीके की अगर ब्रीदिंग रेट को अगर रेगुलेट करना है, क्या करना है, ब्रीदिंग रेट को हमारे पास रेगुलेट करना है, तो किस तरीके की रेगुलेशन होती है ध्यान समझाते हैं। हमारे ब्रेन के अंदर एक सेंटर पाया जाता है और उस सेंटर को हम बोलते हैं रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर,
और ये जो रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर होता है वो मेडुला में प्रेजेंट होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? मेडुला में प्रेजेंट होता है। उससे पहले हम कुछ बातें ब्रेन की बातें बताना चाहते हैं, ठीक है? ज्यादातर तो नहीं, बट ओवरऑल व्यू नहीं दे पाएंगे, थोड़ी बहुत ब्रीफ में हम बता दे रहे हैं, ठीक है? जैसे हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास ब्रेन है, ध्यान समझेंगे, ये हमारे पास ब्रेन है, ठीक है? ये फोर ब्रेन हुआ, ये हमारे पास मिड ब्रेन हुआ, ये हमारे पास क्या हुआ? मिड ब्रेन हुआ। फिर उसके बाद हमने ये कहा कि ये हमारे पास सेरेबेलम हुआ, ठीक है? ये हमारे पास पोन्स हुआ, फिर ये हमारे पास मेडुला हुआ, ये हमारे पास मेडुला हुआ। क्लियर? यानी इस वाले पार्ट को हमने क्या बोला? फोर ब्रेन, ठीक? और इस वाले पार्ट को हमने क्या बोला? मिड ब्रेन। ऐसे ही तो डिवाइड होते हैं, ठीक है? और इधर वाले पार्ट को हम पूरा का पूरा क्या बोल रहे हैं बताइए? हाइंड ब्रेन बोल रहे हैं, ठीक है? हाइंड ब्रेन में ये जो आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये हमारा क्या है? सेरेबेलम है, ठीक है? ये हमारे पास क्या है? सेरेबेलम है। ये वाला पार्ट हमारा क्या कहलाता है? मेडुला कहलाता है। अगर इसका पूरा नाम जानेंगे तो मेडुला ऑब्लेंगेटा कहलाएगा। क्लियर? और ये वाले पार्ट को हम बोलते हैं पोन्स। इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? पोन्स। यहां तक किसी को तकलीफ नहीं? ब्रेन के अंदर जो भी फ्लूइड पाई जाती है उस फ्लूइड को क्या मैं CSF बोल दूं? ब्रेन के अंदर जो भी फ्लूइड पाई जाती है उस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं? सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है? ये थोड़ा पॉइंट हमें अभी 1 महीने बाद आएगा ये चैप्टर, क्लियर? वहां पे तो डिटेल में जाएंगे, अभी हम थोड़ा बहुत पॉइंट आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मुझे फोर ब्रेन से मतलब है? नहीं। क्या मुझे मिड ब्रेन से मतलब है? मुझे मतलब किससे है? जहां पे रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर पाया जा रहा है उससे, ठीक है? तो रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर हमारे पास इस जगह पे मौजूद है, ध्यान से देखेंगे तो इस जगह पे रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर मौजूद है। क्लियर? इस सेंटर को हमने बोला यहां पर रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर, ठीक है? इसी को हम शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं? RRC लिख सकते हैं। क्लियर? रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर क्या करता है? रिदम का मतलब क्या होता है? एक लय बनाना ना। जैसे कि हम लोग अगर सांस लेते हैं तो एक लय में सांस, एक रिदम में सांस ले रहे हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि एक बार ऐसा कर रहे हैं, क्या नहीं, एक बार क्या कर रहे हैं कि रिदम बन रहा है कि हमारा एक ही लय में पूरी की पूरी ब्रीदिंग रेट हमारी डिसाइड हो रही है, ठीक है? ये क्या कर रहा है? ये रिदम बनाने का, मेंटेन करने का काम करता है और इसको कंट्रोल करता है हमारे एक जगह पे पाए जाते हैं यहां पर पोन्स के पास। किसके पास? पोन्स के पास, ठीक है? इस पोन्स के पास एक सेंटर और पाया जाता है और उस सेंटर का नाम है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। इसको हम PC कहते हैं, ठीक है? कीमोसेंसिटिव एरिया भी एक जगह पाई जाती है, पहले उसके बारे में जिक्र नहीं कर रहे हैं, ठीक है? हमें सिर्फ और सिर्फ अभी रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर के बारे में समझना है और किसके बारे में? न्यूमोटैक्सिक सेंटर के बारे में समझना है। रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर क्या करता है बताइए? ये मेंटेन करता है, क्या मेंटेन कर रहा है बताइए? रिदम ऑफ ब्रीदिंग रेट, ठीक है? ब्रीदिंग रेट के रिदम को क्या कर रहा है? मेंटेन कर रहा है। जिस मेंटेन में, जिस रिदम से ये क्या हो रहे हैं, ब्रीदिंग हम कर रहे हैं, उसी में बने रहना चाहते हैं, ठीक है? न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या करता है कि जरूरत पड़ रही है तो ब्रीदिंग रेट को हम बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। कब? विद द हेल्प ऑफ ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन। एनसीईआरटी ये लिखी है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर अल्टर दी, ठीक है, अल्टर दी इंस्पायरेटरी रेट। इंस्पायरेटरी रेट को क्या कर सकती है? बढ़ा सकती है, घटा सकती है। और ये डायरेक्ट कनेक्टेड होती है किससे? हमारे इनसे कनेक्ट हो रही है। हम समझाना चाह रहे हैं, ये इनसे कनेक्ट है, ये इनसे कनेक्ट है, ठीक है? और ये जो क्या करती हैं? ये जो इनसे कनेक्ट कर रही हैं, ये अल्टर कर रही हैं,
ये क्या कर रही है बताइए, अल्टर। अल्टर का मतलब ना समझ में आया तो चेंज लिख सकते हैं, ठीक है। चेंज क्या कर रही है, ये चेंज कर सकती है किसको, चेंज द ब्रीदिंग रेट। ये ब्रीदिंग रेट को क्या कर सकती है बताइए, ये चेंज कर सकती है। कैसे, विद विद कैसे बताइए, ड्यूरेशन ऑफ, विद चेंज इन ड्यूरेशन ऑफ, ठीक है, विद चेंज इन ड्यूरेशन ऑफ, ड्यूरेशन ऑफ क्या, इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन की ड्यूरेशन को हम घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। आप हमें बताइए, इंस्पायरेशन की रेट को अगर मैं बढ़ा दूं तो मैं क्या जल्दी जल्दी सांस लूंगा, ठीक है, यानी ब्रीदिंग रेट हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। नॉर्मली हमारी ब्रीदिंग रेट क्या होती है, 12 टू 16 टाइम्स एक मिनट में होती है। जब इंस्पायरेटरी रेट को अगर हमने बढ़ा दिया, मान चलते हैं ये बढ़ गया ड्यूरेशन ना इंस्पायरेशन का, तो ब्रीदिंग रेट हमारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा कि नहीं होगी, घट जाएगा। जो हम एक मिनट में 12 टू 16 टाइम्स कर रहे थे, हो सकता है अब 10 ही बार कर रहे हो एक मिनट में। जैसे हम सो रहे होते हैं ड्यूरिंग द स्लीपिंग, हम क्या करते हैं कि ब्रीदिंग रेट हमारी क्या हो जाती है, ऑटोमेटिक स्लो हो जाती है, क्लियर। और कई बार ऐसा स्लो हो जाता है तो घर वालों को लगता है मर गया है क्या, ठीक है, सोते सोते एकदम मौत की तरह सो जाते हैं। ये कब होता है, जब जानबूझ करके अगर सोए रहते हैं तब, ठीक है, एकदम सन्न मार के सोए रहते हैं, कोई काम अगर कोई कह दे घर वाले तो गहरी नींद में चले जाते हैं हम लोग। सेम यही बात आती है कि ये क्या कर रहा है, ये अल्टर कर रहा है, ये डायरेक्ट कंट्रोल कर रहा है। इसीलिए हम न्यूमोटैक्सिक सेंटर को क्या बोला, इसीलिए हम न्यूमोटैक्सिक सेंटर को स्विच ऑफ पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताइए, स्विच ऑफ पॉइंट बोलते हैं, किसका, ऑफ आरआरसी, ठीक है। आरआरसी की रेट बढ़ेगी, रिदम किस तरीके का होगा, बढ़ेगा रिदम या घटेगा, ये कौन डिसाइड कर रहा है बताइए, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। अगर कहीं पे न्यूमो टर्म आता है तो समझ जाइएगा एयर से रिलेटेड है। न्यूमो का मतलब क्या समझेंगे बताइए, हाँ, न्यूमो का मतलब ही होता है एयर, ये बात हमें याद होनी चाहिए। न्यूमो टर्म होता है एयर के लिए। हमारे पास न्यूमेटिक बोन भी पाए जाते हैं बर्ड्स के अंदर, जो फ्लाइट में मदद करते हैं हवाई में उड़ने के लिए, बहुत हल्की बोन होती है, ठीक है। तो कहीं पे भी अगर न्यूमो टर्म आ रहा है तो आप किससे समझेंगे, अगर आपसे कोई पूछे निमोनिया क्या है तो क्या बताएंगे, एक ऐसी बीमारी जो हमारे ब्रीदिंग रेट से रिलेटेड हो, रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर से रिलेटेड हो, ठीक है। निमोनिया में भी हमें क्या होता है कि सांस लेने में तकलीफ होती है, ठीक है। सेम यही बात आती है, न्यूमो टर्म किसके लिए यूज करते हैं हम, एयर के लिए यूज करते हैं, ठीक है। जहाँ पे इनहेलेशन या एक्सहेलेशन में हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, डिसऑर्डर में भी सारी चीजें क्लियर करेंगे हम। तो ये रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर क्या है हमारे पास, इस तरीके से लय बना रही है, और उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, अल्टर कौन कर रहा है बताइए। आप हमें बताइए कि यानी अगर मैं कहूं कि अगर इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन की जो ड्यूरेशन है अगर इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो हमारा ब्रीदिंग रेट क्या होगा, ब्रीदिंग रेट क्या होगा, डिक्रीज करेगा कि नहीं करेगा, क्लियर। ये इंस्पायरेशन की ड्यूरेशन को क्या करती है, बढ़ाती घटाती है, क्लियर। इनके अलावा ये तो डायरेक्ट हो गया, हमारा रेगुलेशन कैसा है बताइए, कैसा कंट्रोल है बताइए, क्या न्यूरल रेगुलेशन है, जब ब्रेन ही रेगुलेट कर रहा है तो किस तरीके का रेगुलेशन हुआ, ये हमारा न्यूरल रेगुलेशन हुआ कि नहीं हुआ, इज इट क्लियर। सेकंड पॉइंट समझते हैं, इनके अलावा न्यूमोटैक्सिक सेंटर के अलावा, आरआरसी के अलावा कुछ एक और हमारे पास क्या पाए जाते हैं, एरिया पाई जाती है, ठीक है। उस एरिया को हम बोलते हैं कीमोसेंसिटिव एरिया। इस एरिया को, इनके बगल में जस्ट क्या प्रेजेंट होता है, एक एरिया पाई जाती है, ठीक है। इस एरिया को हम बोलते हैं कीमोसेंसिटिव एरिया, कीमो सेंसिटिव एरिया। कीमोसेंसिटिव एरिया क्या करती है, यह हाईली सेंसिटिव होती है, शो करती है किसके खिलाफ, तीन लोगों के खिलाफ, CO2 के कंसंट्रेशन पर, और हमारे पास कह सकते हैं पीएच पर, और हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन पर। कितने पे ये हाईली सेंसिटिव होती है किसके लिए बताइए, हाईली सेंसिटिव फॉर
ठीक है, कितने लोगों के लिए बताइए ये हाईली सेंसिटिव है? एक है हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ CO2, सबसे पहला यही। दूसरा हमारे पास क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। और ये हाईली सेंसिटिव है किसके लिए? कंसंट्रेशन ऑफ सॉरी pH पे ये डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, ये तीन चीजों पे क्या कर रहे हैं? ये हाईली सेंसिटिविटी शो करती है। जब हमारे पास कंसंट्रेशन CO2 का बढ़ता है तो ये तुरंत इनको पता चल जाता है। कैसे पता चल जाता है हम आपको समझा रहे हैं। इनको कैसे पता चला? ठीक है, आपको कैसे मालूम कि हमारे बॉडी के अंदर CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है घट रहा है? ब्रेन को कैसे मालूम? कुछ न कुछ तो जा रहा होगा ना ब्रेन के पास, जो पता करने के लिए। तो यहाँ पे ध्यान सुनिए, ब्रेन को क्या किया जाता है कि जो भी ब्लड सप्लाई की जाती है ब्रेन को, जो भी ब्लड सप्लाई की जाती है ब्रेन को, उसको सप्लाई करने वाली जो आर्टरीज होती है उसको हम बोलते हैं कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, ब्रेन को जो भी ब्लड सप्लाई किया जाता है, ब्रेन को ब्लड सप्लाई करने के लिए जो भी आर्टरीज निकलती हैं हार्ट से, ठीक है, हार्ट से दूर जाने वाले को क्या बोलेंगे? आर्टरी, और हार्ट के नजदीक आने वाले को वेन्स। ठीक है, तो हार्ट से दूर जा रहा है यानी ब्रेन में जा रहा है, और उसको जो ब्लड सप्लाई की जाती है उस आर्टरीज का नाम क्या होता है? कैरोटिड आर्टरीज। ठीक है, अगर कभी भी जिंदगी में हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, CO2 का कंसंट्रेशन अगर बढ़ जाता है, तो क्या यही CO2 का कंसंट्रेशन यहाँ कैरोटिड आर्टरीज में बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है कि हर जगह ब्लड में भी CO2 पाया जाने चाहिए। क्यों पाया जाने चाहिए मैं बता रहा हूँ, बताऊंगा अभी लास्ट में ना। तो यानी क्या है कि जब जरूरत से ज्यादा CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ा, क्या बोला? यहाँ पे भी तो CO2 जाएगा तब, तो यहाँ पे CO2 जाएगा। क्लियर? और जब ये CO2 यहाँ पे जाएगा तो क्या CO2 यहाँ पे भी जाएगा? डायरेक्टली चला जाएगा CO2? नहीं जाएगा। ये बहुत बड़ी मैकेनिज्म है, हम आपको समझाएंगे अभी। क्लियर? आपको अगर नहीं समझ में आएगा तो टेंशन ना लीजिएगा, सुनिए जैसे। हमारे जो ब्रेन होते हैं वो क्या किया जाता है, वो 3 मेनिंजेस से कवर्ड होते हैं। ठीक है, हार्ड बोन लाइक स्ट्रक्चर होता है। पहला होता है पाया मैटर, ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड लेयर। ठीक है, सबसे ऊपर जो लेयर पाई जाती है वो ड्यूरा मैटर की होती है। ठीक है, और सबसे नीचे की जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं पाया मैटर। इन दोनों के ही बीच में क्या पाई जाती है? एरेक्नॉइड लेयर पाई जाती है। ठीक है, एरेक्नॉइड लेयर क्या करती है? ये बहुत ही एक स्पाइनल फ्लूइड भी बनाती है। सेरेब्रो जो CSF बनता है, CSF कौन बनाता है? एरेक्नॉइड लेयर। एरेक्नॉइड क्या करता है, ध्यान सुनिए, एरेक्नॉइड लेयर से ये आगे चल करके एरेक्नॉइड लेयर एक कोरॉइड प्लेक्सस बनाती है। सिलेबस में नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ना समझ में आए तो टेंशन नहीं लेना है, ये आप MBBS में सीखेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत डॉक्टर आपको बना दूंगा मैं। तो हमने आप फील आने लगे समझ में। कभी कभी ऐसा लगता है कि डिसऑर्डर जब पढ़ते हो आप, जब हम अभी 5 मिनट बाद डिसऑर्डर पढ़ाएंगे, आपको लगेगा कि हाँ हम असली में डॉक्टर बन चुके हैं, जबकि अपने आप को एक बार शीशे में देख लेना। ठीक है, जब ऐसा लगे आपको कि डॉक्टर बन गए हैं क्या, तो एक बार क्या करना है, शीशे में देख लेना है। अभी पूरी तरीके से नहीं, हम आपको मैकेनिज्म सिखा देंगे बस, सारी चीजें। क्लियर? तो सुनते ध्यान से। कोरॉइड प्लेक्सस क्या करता है हमारे पास? ये जो कैरोटिड आर्टरीज है, कोरॉइड प्लेक्सस है क्या? अक्सर आपसे नीट में पूछा गया है, कोरॉइड प्लेक्सस इज फॉर्म्ड बाय। ठीक है, तो कोरॉइड प्लेक्सस क्या होता है? ये जो कैरोटिड आर्टरीज है, इन्हीं की जो फाइन फाइन कैपिलरीज हैं, और यही फाइन कैपिलरीज जो कोरॉइड हमारे पास एरेक्नॉइड लेयर में पाई जाती है, वही हमारे पास क्या बनाती है? कोरॉइड प्लेक्सस। और यही कोरॉइड प्लेक्सस क्या रिलीज करती है? CSF। ठीक है, जब ये कोरॉइड प्लेक्सस बनाई, यही आगे चल करके क्या बनाई? कोरॉइड प्लेक्सस। जब इनके पास CO2 गया तो क्या CSF के पास, क्या हमारे पास CO2 मौजूद होगा? बोलिए, क्या यही कार्बन डाइऑक्साइड कहां तक पहुंचेगी? इनके पास पहुंचेगी, और जैसे ही कीमोसेंसिटिव एरिया के पास पहुंचेगी पूरा दिमाग झल्ला जाएगा, ये क्या आ गया। ठीक है, तो इनके पास क्या है, जैसे CO2 पहुंचा तो तुरंत हमारे पास ब्रेन क्या हो गया? हाईली सेंसिटिव हो गया। और जब भी सेंसिटिव हुआ, CO2 का कंसंट्रेशन अगर बढ़ा, तुरंत ब्रीदिंग रेट क्या कर देगा?
बढ़ा देगा। अगर क्या किया कि H प्लस आयन कंसंट्रेशन बढ़ा, तुरंत ये ब्रीदिंग रेट क्या कर देगा, बढ़ा देगा। और अगर pH घटा तभी ब्रीदिंग रेट बढ़ा देगा। समझ आई बात है? यानी क्या है कि CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ने पर ब्रीदिंग रेट क्या होगी, बढ़ेगी। pH घटने पर pH बढ़ने पर क्या होगा बताइए, घट जाएगा। ठीक है, यानी pH घटने पर रिस्पायरेशन रेट क्या होगा हमारा, बढ़ जाएगा। और हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ने पर क्या होगा, सब एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, हमने ये कहा कि इफ, यहाँ के ऐसे ही बता दे रहे हैं, इफ CO2 हमारा क्या हो जाए, बढ़ जाए, या फिर क्या हो जाए बताइए, H प्लस आयन क्या हो जाए बताइए, बढ़ जाए, या फिर pH क्या हो जाए बताइए, घट जाए। क्लियर? इन तीनों केस में हमारी जो ब्रीदिंग रेट है वो क्या होगी बताइए, इंक्रीज कर जाएगी। समझे बात? इसीलिए क्या कहा जाता है कि यही CSF यहाँ पे जब पहुंचेगा CO2 तो कीमोसेंसिटिव एरिया क्या हो जाती है, हाईली सेंसिटिव हो जाती है, और ब्रीदिंग रेट हमारी क्या कर देती है, बढ़ा देती है। बट CSF के अंदर CO2 पहुंचने से पहले ही ब्रेन को पता चल जाता है। ब्रेन एक ऐसी हाईली, बहुत ही कह सकते वाइटल ऑर्गन है, वो किसी भी तरीके के CO2 अपने अंदर लेना नहीं चाहेगी। वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी ब्रेन एक्सेप्ट ही नहीं करती। क्लियर? फिर क्या होता है ऐसा, यहां पर क्या होता है कि इनके पास, ठीक है, इस आर्टरीज के पास यहां पर कैरोटिड साइनस पाई जाती है। क्या पाई जाती है, कैरोटिड साइनस पाई जाती है। जब CO2 यहां पे पहुंचता है तभी यहां पर क्या होते हैं, एक कीमो रिसेप्टर लगे होते हैं इनके पास। ठीक है, यानी इनके पास क्या लगे होते हैं बताइए, एक कीमो रिसेप्टर लगे होते हैं, और ये स्टिमुलस तुरंत लेकर के जाते हैं, किसको देते हैं, इनको देते हैं कि भैया यहाँ पे आ गए हैं। जैसे तुम्हारे घर पे पहुंचने से पहले तुम्हारे गेट पर अगर कोई आता है तो चपरासी बता देता है कि कोई आया है मिलने। ठीक है, डायरेक्टली तुमसे न मिल करके पहले उसकी मुलाकात किससे हुई, गेट कीपर से हुई। ठीक है, और यही आकर के ये तुरंत बता देता है CO2 आ रहे हैं, उससे पहले वो सेंसिटिव हो जाता है। समझ आई बात? इसीलिए कहा जाता है कि जो ब्रेन होता है CO2 पूरी तरीके से अंदर नहीं जाती, वो यहीं पे ही उसको डिटेक्ट कर लेता है, कैरोटिड साइनस में ही। समझ आई बात? बना लीजिए। समझ रहे हैं बात हमारी? धीरे धीरे समझिए, चलिए करें। हम आपको करा रहे थे रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है, या रिस्पायरेशन। हमारे पास रिस्पायरेशन किस तरीके से होता है तो आप क्या बताएंगे, ये कंट्रोल किया जाता है किससे, न्यूरल कंट्रोलर। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूरल रेगुलेशन हो रहा है। फिर हमने ये कहा कि हमारे पास जो न्यूरल रेगुलेशन होता है, रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर पाए जाते हैं हमारे पास कहाँ, मेडुला ऑब्लंगेटा में। ठीक है, मेडुला ऑब्लंगेटा में हमारे पास क्या पाया जाता है, रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर। यही क्या करता है, ये मेंटेन करता है रिदम ऑफ दी ब्रीदिंग। ठीक है, हमारे रिस्पायरेशन के रिदम को कौन मेंटेन करता है, RRC मेंटेन करता है, रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर। रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर लोकेटेड ऑन कहाँ पे, मेडुला ऑब्लंगेटा। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। दूसरा पॉइंट ये बोला कि उनसे कनेक्ट होता है हमारे पास एक और रेगुलेशन पाए जाते हैं, और वो रेगुलेट कौन करता है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ठीक है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहाँ पे पाए जा रहे हैं बताइए, हाइंड ब्रेन में ही पाए जा रहे हैं, बट कहाँ पे, पोन्स में। हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लंगेटा और पोन्स। ठीक है, फिर पोन्स में क्या पाए जाते हैं, न्यूमोटैक्सिक सेंटर पाए जाते हैं। और न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या करता है, ये डायरेक्ट रेगुलेट करता है, यानी ये अल्टर करता है किसको, ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन को। ठीक है, अगर ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन अगर हमने चेंज कर दिया तो क्या मेरी ब्रीदिंग रेट चेंज हो जाएगी कि नहीं। अगर मैंने ड्यूरेशन बढ़ा दी इंस्पायरेशन की, गहरी सांस लिया, तो ब्रीदिंग रेट हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। क्लियर? फिर हमने ये कहा कि इनके अलावा भी क्या पाए जाते हैं, एक कीमोसेंसिटिव एरिया पाई जाती है, और ये कीमोसेंसिटिव एरिया किसके लिए सेंसिटिव होती है, 3 चीज के लिए सेंसिटिव होती है, एक CO2 के कंसंट्रेशन के लिए, और एक H प्लस आयन के कंसंट्रेशन के लिए, और ये pH के लिए। अगर हमने ये कहा कि CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, यानी क्या बनेगा बताइए, हमारे पास ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगी। अगर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तभी हमारी ब्रीदिंग रेट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और अगर pH घट रहा है
फिर भी तीनों केस में हमारे पास क्या होगी, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगी। समझ में आई बात? फिर हमने ये कहा कि इनके अलावा CO2 का कंसंट्रेशन कैसे बढ़ेगा घटेगा ये कैसे पता चलेगा, तो हमारे RRC के बगल में जस्ट, ठीक है, यानी रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर के बगल में क्या पाया जा रहा है, कीमोसेंसिटिव एरिया पाई जा रही है। अब ब्रेन को सप्लाई करने वाली जो ब्लड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कैरोटिड आर्टरीज बोलते हैं। और अगर कैरोटिड आर्टरीज में हमारे पास CO2 का लेवल अगर बढ़ता है तो ये ब्रेन को हमारे पता चल जाता है। पता चलने की दो वजह है, या तो एक CSF में CO2 चला जाए, या फिर CO2 को यहीं पे डिटेक्ट कर लिया जाए, कहां पर, कैरोटिड साइनस के पास ही डिटेक्ट कर लिया जाए। और जब ये डिटेक्ट कर लेते हैं तो ये कीमोसेंसिटिव एरिया क्या हो जाती है, तुरंत सेंसिटिव हो जाती है और ब्रीथिंग रेट को हमारी क्या कर देती है, बढ़ा देती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये क्या आ गया भाई, अच्छा कैसे हो गया ये, मुझे खुद ही नहीं समझ में आया। ठीक है, हाँ देखते हैं वो। फिर उसके बाद आता है कि हमारे पास कीमोसेंसिटिव एरिया हमारे पास क्या हुआ, कैसे सेंसिटिव हुआ, यहाँ पर CO2 का लेवल जैसे ही बढ़ेगा, CO2 का लेवल बढ़ने की वजह से यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, कीमो रिसेप्टर पाए जाते हैं, और ये कीमो रिसेप्टर से क्या निकले रहते हैं, सेंसरी न्यूरॉन, और ले जाकर के पहुंचा देते हैं ये संदेश। ठीक है, ये क्या पहुंचाते हैं, मालिक CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ गया है, ठीक है, और तुरंत वो सेंसिटिव हो जाते हैं। क्लियर? अब एक पॉइंट हमें क्या याद रखना है, ध्यान समझेंगे। अब हमें कुछ केसेस याद रखने हैं, ध्यान समझेंगे। अगर हम सो रहे होते हैं, ठीक है, स्लीपिंग के दौरान क्या होता है बताइए, हमारे पास मेटाबॉलिक रेट क्या होती है, हमारे पास मेटाबॉलिक रेट क्या होती है बताइए, हमारी डिक्रीज होती है। अगर मेटाबॉलिक रेट डिक्रीज हो रही है तो क्या CO2 का कंसंट्रेशन भी डिक्रीज होगा। ठीक है, CO2 का कंसंट्रेशन अगर डिक्रीज हो रहा है तो क्या हमारी ब्रीदिंग रेट पे क्या फर्क पड़ेगा बताइए, ये भी तो बढ़ेगा घटेगा, बोली बात सही है, इतनी बात तो क्लियर है ना। यानी हमारे पास इस तरीके के पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपसे, ठीक है, ब्रीदिंग रेट क्यों होता है ऐसा। दूसरा केस इसलिए पूछा जाता है, दूसरा केस समझते हैं। कई बार अगर इफ, ठीक है, इन केस ऑफ कैसा कैसा केस आ जाए, ठीक है, हम ये कहे ऐसा केस आ जाए कि हमारे पास क्या है, CO2 का कंसंट्रेशन जरूरत से ज्यादा कम हो जाए। ठीक है, और अगर जरूरत से ज्यादा अगर कम हो गया तो ब्रीदिंग रेट भी हमारा जरूरत से ज्यादा कम हो जाएगा, और कई दफा ऐसा भी हो जाएगा ब्रीदिंग हमारा क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। और जिस दिन हम स्टॉप हुए 4 लोग चलने लगेंगे हमें लेकर के ना, 4 लोग का मतलब समझ में आता है, हाँ सत्य की राह पर चले जाएंगे हम लोग, समझ में बात है। यानी क्या है कि ब्रीदिंग रेट हमारे पास क्या है कि CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह घटने की वजह से ब्रीदिंग रेट घट गई। और कई बार ऐसा भी होता है कि इसका मतलब हम क्या समझेंगे कि रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन के लिए CO2 भी हमारे लिए बहुत ही अहम गैस है ना। जितना बदनाम किया जाता है CO2 को कि CO2 बहुत खराब गैस है, खराब गैस है, यहाँ पे तो CO2 ही नहीं है, CO2 ना होने की वजह से मर गए ना हम। तो यानी हम ये कह सकते हैं, अच्छा ऑक्सीजन का कहीं रोल नहीं नजर आ रहा है, बोलिए बात सही है, अरे बोलिए। यानी हम ये कह सकते हैं कि यानी CO2 हमारे लिए क्या है बताइए, CO2 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस हो गई ना, किसके लिए, फॉर रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग के लिए ना, रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन के लिए CO2 क्या हो गया हमारे लिए, इंपॉर्टेंट हो गया ना। अब रीजन क्यों बताना है मुझे, रीजन भी तो बताना है, ठीक है, रिमार्क डाल करके 5 स्टार लगा करके लिखेंगे, यही पूछा जाएगा। ठीक है, कीमोसेंसिटिव एरिया, कीमोसेंसिटिव एरिया इज वेरी वेरी insignificant
टू किसके बताइए, ऑक्सीजन। समझ में आई बात? ऑक्सीजन से वेरी बहुत ही इनसिग्निफिकेंट होती है, ठीक है। ऑक्सीजन हो या ना हो इससे कोई फर्क ज्यादा उतना पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। CO2 से ये सेंसिटिव होती है ना, किससे सेंसिटिव हो रही है बताइए, ये CO2 से। क्लियर? बड़ा लिख दिया हूं ना, अभी भी बड़ा नहीं लिख रहा हूं, अब कितना बड़ा चाहिए भाई तुम लोगों को? चलिए हो गया। एनसीईआरटी से रीडिंग कर रहे हो? हाँ कर लो, बाद में ये ना हो कि पता नहीं कहाँ से पढ़ा रहे हैं। जल्दी करें, आगे बढ़े। जब एक बार समझ लिया करो तुम लोग तुरंत तो लिखने लगते हो, यही दिक्कत करते हो। यही बाद में क्या करते हैं कि लिखने में बहुत परेशानी होती है। एक बार आप समझे रहेंगे तो मैं अगर मिटा भी दूंगा फिर भी आप लिख लेंगे। क्लियर? ये कैसा केस था ये बताइए? ये पहला केस था, ठीक है। कब? जब हमारे पास CO2 का लेवल क्या था बताइए, घट रहा था तब ना। यहाँ पे व्हेन CO2 डिक्रीज कर रही है। क्लियर? अब CO2 को इंक्रीज करने की बात हम कर लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, बस बढ़ जा रहे हैं, इससे ज्यादा सब्र नहीं हो पाएगी हमसे ना। सुनते ध्यान से, अब केस हम समझते हैं। अब दूसरा केस क्या है? अब हमारे पास हमने आपसे ये कहा कि इन आर्टेरियल ब्लड, आर्टरीज के अंदर जो ब्लड है, ठीक है, आर्टरीज के अंदर जो ब्लड है उनके अंदर क्या है कि CO2 का जो कंसंट्रेशन है, क्या बोला हमने, CO2 का जो कंसंट्रेशन है अगर वो क्या हो जाए बताइए, इंक्रीज कर जाए। क्लियर? अगर CO2 का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो हमारा जो कीमो सेंसिटिव एरिया है, क्या बोला, कीमो सेंसिटिव जो एरिया है वो क्या हो जाएगा बताइए, सेंसिटिव हो जाएगा। सेंसिटिव का मतलब क्या समझेंगे आप? एक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताइए? एक्टिव हो जाएगा। और जब ये एक्टिव होगा तो ये हमारे ब्रीदिंग रेट को क्या करेगा बताइए, बढ़ा देगा। बोली बात सही है? ये ऐसा केस कब देखने को मिलता है हमें? ये जब हम बहुत ही ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे होते हैं बताइए, एक्सरसाइज करते हैं। तो एक्सरसाइज के दौरान जो CO2 का लेवल होता है, कंसंट्रेशन का लेवल, वो क्या होता है बताइए हमारे पास, इंक्रीज करता है। इंक्रीज करने की वजह से जो कीमो सेंसिटिव एरिया है, कीमो सेंसिटिव जो एरिया है वो क्या हो जाएगी हमारी, एक्टिव हो जाती है। और ब्रीदिंग रेट हमारा क्या हो जाता है बताइए, ब्रीदिंग रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाता है। इसमें किसी को तकलीफ? क्लियर? समझ में आई बात? इसीलिए जब हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो ब्रीदिंग रेट हमारी बढ़ जाती है। क्लियर? क्यों? क्योंकि वो डिमांड होती है हमारी बॉडी की। हो गया। इससे पहले हम क्या कर रहे थे, CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ा रहे थे ना। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि कुछ CO2 का अगर कंसंट्रेशन अगर हमने क्या किया, डिक्रीज किया, या फिर H+ आयन का जो कंसंट्रेशन है वो क्या किया, डिक्रीज किया, या फिर pH इंक्रीज किया, ठीक है। इन तीनों के केस में ब्रीदिंग रेट पे क्या फर्क पड़ेगा, ब्रीदिंग रेट पे क्या फर्क पड़ेगा, डिक्रीज करेगा। समझे बात? ये सब क्या पूछे जाते हैं, ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन होते हैं, ये सब के सब PYQ हैं, ठीक है। आपके DPPs में इन सब में सब जगह ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। केस बेस्ड स्टडी अब क्वेश्चन का ट्रेंडिंग बन चुका है। क्लियर? तो आप ट्रेंड के हिसाब से चलेंगे, नहीं तो फिर सक्सेस नहीं हो पाएंगे। क्लियर? आपको हर बार बदलना पड़ेगा अपने आप को। सेम यही चीज हम लोगों के लिए लागू होती है। जब देश बदल रहा होता है, टेक्निक बदल रही होती है, टेक्नोलॉजीज बदल रही होती है,
तो टीचर का मेथड भी बदलना चाहिए, पुराने हिसाब से नहीं पढ़ाना चाहिए। हम लोग हर बार अपने अंदर कोई ना कोई चेंजेस लाते हैं, बट वो आपको दिखाई नहीं देगा इतना जल्दी। जो लगातार अगर 1 साल से 2 साल से पढ़ रहा है वो उसको पता नहीं चलता है। पहले के जो स्टूडेंट 4-5 साल जो हमसे पहले पढ़े थे, अब वो देखते हैं तो उनको लगता है कि नहीं कुछ और बदलाव आए हैं। समझ आ रही बात? हमारे जैसे तो नहीं पढ़ा रहे हैं, पहले बहुत ज़्यादा थ्योरी लिखवाते थे, बहुत ज़्यादा गहराइयों में पढ़ाते थे। अब क्या है कि अब बहुत स्लो करना पड़ गया है सिलेबस, हम लोगों को अपना लेवल डाउन करना पड़ा। मैक्सिमम टीचर्स की बात मैं कह रहा हूँ। पहले के टीचर क्या करते थे, बहुत ज़्यादा पढ़ाते थे, उनको डर लगता था कि कहाँ से न पूछ ले। बट अब की जो ट्रेंडिंग चल रही है, एनटीए जो बार बार पूछ रहा है वो लिमिटेड चीज़ ही पूछ रहा है और बहुत सारी चीज़ें स्केप भी कर दे रहा है। ज़्यादा आपको आपकी अग्नि परीक्षा लेने की कोशिश नहीं करता तुम कितना जानते हो, वो अब ये नहीं देखता। अब वो ये देखता है कि आप कितना जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दे देते हो, आपके माइंड को चेक करता है, कितना क्विक रिवीजन कर लेते हो, कितना तेज आंसर कर लेते हो। पहले क्या करते थे वो लोग, समय भी देते थे, सोचने की भी क्षमता रखते थे, रटने वाले क्वेश्चन आंसर होते थे। बट अब आज के युग में एनटीए आपके माइंड को चेक करता है, आप कितना अच्छे से सोच पाते हो। सोचने का मतलब क्या है, जब ये केस बता दिया ये अपने आप समझ जाना, ये अपने आप समझ जाना है। जैसे हम आपको समझा रहे हैं, जब भी हमारे पास CO2 का लेवल बढ़ता है, ध्यान सुनिए, तो क्या यही CO2 हमारे पास ये H2O से टकराएगा, और H2O से टकराने के बाद क्या बनाएगा बताइए, और ये तुरंत क्या होगा, टूट जाएगा, H+ आयन और बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में बना। CO2 बढ़ा तो हाइड्रोजन आयन बढ़ा कि नहीं बढ़ा, यानी यही तो ली चैटलियर प्रिंसिपल था। समझ आई बात? किसी भी एक रिएक्टेंट में किसी भी एक सब्सटेंस का हमने क्या किया, लेवल बढ़ाया, तो ये हमेशा किस डायरेक्शन में चलेगी रिएक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगी। ठीक है, यानी डायरेक्शन ऑफ जो रिएक्शन होती है वो किस बात पे डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस रिएक्टेंट पे। ठीक है, ली चैटलियर प्रिंसिपल यही कहता है। जब ये हमने बढ़ाया, ये ऑटोमेटिक बढ़ गया, ये जब भी बढ़ा तो पीएच क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। सिंपल सा मैकेनिज्म। समझ आई बात है? तो यही बातें आपको याद रखनी है हमें हर बार। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर। हेडिंग डालते हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। चैप्टर ये खत्म हो गया। क्लियर? अब हेडिंग क्या है हमारे लिए, डिसऑर्डर। आपके डिसऑर्डर के नाम पर 3 ही डिसऑर्डर आई थिंक दिए हैं। एक अस्थमा दिया गया है, ठीक है, दूसरा एम्फाइसेमा दिया गया है, और थर्ड ऑक्यूपेशनल लंग्स डिसऑर्डर है या रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, देख लीजिएगा। ठीक है, तो ऑक्यूपेशनल लंग्स डिसऑर्डर भी उसको बोलते हैं। पहले हम लोग जब पढ़ते थे तो ओल्ड्स के नाम से पढ़ते थे, ऑक्यूपेशनल लंग्स डिसऑर्डर। ठीक है, अब वही लंग्स की जगह पे क्या बोल दिया उन्होंने, रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तो हम हेडिंग डालते हैं रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर। रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ठीक है, अब सुनते ध्यान से। रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर में हमारे पास क्या पढ़ना है, हमें ये ध्यान से सुनना है। 3 ही सिलेबस में है आपके एनसीईआरटी में। कौन कौन से? अस्थमा, एम्फाइसेमा, ऑक्यूपेशनल, रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ये 3 ही चीज आपको पढ़नी है, बट उनके अलावा भी हम 2-3 और डिसऑर्डर हम पढ़ाना चाहेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास यही 3 बीमारी है तो 3 ही बीमारी तो हमारे समाज में नहीं है ना। समझ रहे बात? जब आप डॉक्टर बनेंगे तो कई सारे डिसऑर्डर ऐसे होंगे जो पहली बार आपको सुनने को मिलेंगे। तो ब्रोंकाइटिस भी हम यहाँ पे पढ़ाएंगे। कई लोगों को स्नीजिंग हर बात पे आती रहती है, छींकते रहते हैं। कई लोगों को हमेशा यही आती रहती है, यॉनी। ठीक है, जमुहाई भी आज भी पढ़ाएंगे हम। ठीक है, तो ये सारी चीजें जितने भी आप रिलेटेड चीजें हैं वो आज ही डिस्कस कर लेते हैं। बहुत लोगों के मन में ये सवाल होता है, सर हम छींकते क्यों हैं, हमें यॉर्निंग क्यों आती है, हिचकी कब आती है। ठीक है, तो ये सारे डाउट आज ही क्लियर करना है हमें। क्लियर? तो ये सब के सब रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर में ही आएंगे हमारे लिए। आगे बढ़ें, चलिए। सबसे पहला हमारे पास डिसऑर्डर है क्या, अस्थमा का। ठीक है,
सबसे पहला डिसऑर्डर है हमारे पास अस्थमा। सुनिए ध्यान से, एक्चुअल में इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत है, ठीक है। इंडिया में हम लोग अस्थमा बोलते हैं, जबकि इसका नाम है एज्मा। क्या नाम है? हाँ, एज्मा नाम है। बट हमारे पूर्वज बोलते चले आए हैं अस्थमा है, अस्थमा है, बट हमें बोलने में क्या शर्म। बोले बात सही है। जो चीजें हमारे घर वाले बोलते आए हैं सबको, तो वही चीज तो हम बोलेंगे, ठीक है। तो अब समझते हैं अस्थमा क्या है। ये एक प्रकार का क्या होता है कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होती है, जिसके दौरान, ठीक है, ये एक प्रकार की एलर्जिक बीमारी है। कैसी बीमारी है ये? एक प्रकार की कैसी बीमारी है बताइए? ये एलर्जिक रिस्पॉन्स है। ये कैसी रिस्पॉन्स है बताइए? एलर्जी रिस्पॉन्स है। एलर्जी रिस्पॉन्स का मतलब क्या है कि किसी भी पर्सन को, हर एक पर्सन को किसी न किसी से एलर्जी रहती है, ठीक है। जैसे कि हमें भी किसी न किसी से एलर्जी रहती थी, ठीक है, आपको भी होती होगी। हम लोगों को अक्सर मामा से एलर्जी होती थी, ठीक है, जबकि मामा समझाते थे हमें, ठीक है, कि बेटा मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। वाकई में कुछ नहीं बिगाड़ा है, मम्मी के तो भाई ही तो हैं, मामा हमारे 4-5 भाई, बट मुझे किसी एक से एलर्जी है, बाकी और मामा से नहीं। और उन्होंने कभी भी जिंदगी में हमारे लिए कुछ मतलब बुरा भी नहीं किया है, फिर भी एलर्जी होती है। समझ में आ रही बात है? एलर्जी रिएक्शन क्या होती है कि किसी भी सब्सटेंस को लेकर के, ठीक है, किसी भी इरिटेट सब्सटेंस को लेकर के हमारी बॉडी की रिस्पॉन्स अगर शो करने लगे, कई बार हम लोग भी कहते हैं ना, इसको देखते तो आधा किलो खून जल जाता है हमारा, बोलते हो ऐसे, यानी देखने पे, जबकि वो बेचारे की कोई दोष नहीं है कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। क्लियर? सेम यही तुम लोगों को लगता है फिजिक्स में, यार ये सब्जेक्ट तो हमसे होता ही नहीं है, ठीक है, पता नहीं क्यों ये डाल दिया गया है। अच्छा, दिल पे बात लग गई, तुम लोगों को यही लगता है, हटा देना चाहिए ना। चलो गुजारिश किया जाएगा एनटीए से, मैक्सिमम धीरे धीरे हटा ही रहे हैं। क्लियर? तो हमें क्या समझना है कि ये सारे प्रॉब्लम जो आपको बताए जाते हैं, किसी एक सब्सटेंस के खिलाफ ये हो सकते हैं एलर्जिक रिस्पॉन्स, ठीक है। तो उससे जो रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स का मतलब बॉडी रिस्पॉन्स हमारी करती है, वही हमारा क्या कहलाता है? अस्थमा कहलाता है। ऐसा क्या है इसमें, ध्यान सुनेंगे। जैसे अस्थमा में क्या है कि ये हमारे पास क्या है, ट्रैकिया है। ये ट्रैकियल ट्रीज हम बनाते रहते हैं, ये ट्रैकिया है हमारे पास। ये आगे चल करके क्या होते हैं, बाइफर्केट होते हैं। क्लियर? हमने ये कहा कि हमारे पास इस ट्रैकिया के पास कोई भी ऐसा सब्सटेंस अगर हम इनहेलेशन के दौरान अगर यहाँ पे आ जाए, क्लियर, तो हमारी बॉडी क्या करती है, ट्रैकिया उनके खिलाफ क्या करती है, रिस्पॉन्स शो करती है। और रिस्पॉन्स किस तरीके का, ये बॉडी ये चाहती है कि ये जो सब्सटेंस है, ये जो सब्सटेंस है, मान चलते ये सब्सटेंस है, ठीक है, ये सब्सटेंस है, बॉडी क्या चाहेगी, इस सब्सटेंस को अंदर जाना चाहेगी नहीं। हमारे मामा अगर आते हैं तो मैं मामा से साफ साफ कहता हूँ कि अपने बहन के पास रहना, मेरे रूम में मत आना, ठीक है, नहीं तो उधम मचा देंगे हम। यानी हम उनको एक लिमिटेड जगह तक सोचते हैं कि बस वहीं तक अपना मतलब रखो, मम्मी से हमारे नजदीक आने की कोशिश ना करना। तो यानी क्या है कि तो ये सब्सटेंस को क्या मैं अपनी बॉडी के अंदर लेना चाहूंगा? नहीं। समझ में आ रही बात? तो ऐसे में क्या है कि इस सब्सटेंस को अंदर न ले जाने के लिए हमारी बॉडी क्या करती है, इनके ऊपर एक ऐसी लेयर बना लेती है। क्या बना लेती है? एक लेयर बना लेती है ताकि ये ना आ पाए, ये सब्सटेंस अंदर ना जाने पाए, ठीक है। और ना जाने की वजह से ये क्या कर लेते हैं, इन्फ्लामेशन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बताइए? इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग कर लेते हैं, ठीक है, ट्रैकियल में। अब स्वेलिंग जब हो जाएगी, क्या ये सब्सटेंस अंदर जा पाएगा? नहीं जा पाएगा, ठीक है। ये तो चलो अच्छी बात हो गई, नहीं जा रहा है ना, नुकसान नहीं हुआ। बट जब भी हम सांस लेते हैं तो एक व्हीजिंग साउंड आती है। जब भी हम एक क्या करते हैं, सांस लेते हैं, तो यहां से एक कैसा साउंड प्रोड्यूस होता है बताइए? व्हीजिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, जैसे सीटी बजा रहे हो, ठीक है। जब भी ऐसे सांस लिए आवाज आई, ये जो सांस लिए जब जब इंसान लेगा तब तब ऐसे आवाज आएगी। तो ये जो व्हीजिंग साउंड प्रोड्यूस हो रहे हैं वो इसी की वजह से, अस्थमा की वजह से हो रहे हैं। चलिए पहला पॉइंट बताइए अस्थमा के बारे में, ये कैसा रिस्पॉन्स है, एक प्रकार का एलर्जिक रिस्पॉन्स है। दूसरा बताइए इसका सिम्टम्स, इन्फ्लामेशन इन ट्रैकिया, ब्रोंकाई या ब्रोंकियोल, ठीक है, ट्रैकिया में ही, रिस्पिरेटरी ट्रैक में ही होती हैं।
हो सकता है ब्रोंकाई में हो जाए या ब्रोंकियोल में हो जाए या फिर ट्रेकियम हो जाए, किसी भी जगह पे हो सकती है। ये यहाँ पे भी तो हो सकती है, समझ आ रही बात? तो ये विजिंग साउंड में, और ये तीसरा पॉइंट क्या होगा, ये विजिंग साउंड प्रोड्यूस करती है। समझ आई बात? एनसीईआरटी से लिख लेते हैं, चलिए लिखेंगे इट इज अ डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, एनसीईआरटी से लिखवा दे रहे हैं। इट इज अ डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, difficulty in breathing causing wheezing sound, due to inflammation of bronchi and bronchiole, inflammation of bronchi and bronchiole, ठीक है? ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल में इन्फ्लामेशन हो जाता है, क्लियर? स्वेलिंग हो जाती है। इन्फ्लामेशन ना समझ में आए तो क्या लिख लेंगे आप, स्वेलिंग लिख सकते हैं, जल्दी करिए, ठीक है? विजिंग साउंड क्यों आ रही है बताइए? ड्यू टू नैरोइंग ऑफ रिस्पिरेटरी ट्रैक लिख देना, या फिर चलो ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल लिख दे रहे हैं। जब भी ये क्या होता है कि नैरो होती है तभी ये साउंड आती है, ठीक है? क्लियर? हाँ, एलर्जिक रिस्पॉन्स का मतलब क्या है, ये हाइपर सेंसिटिव होते हैं। ये कैसी होती हैं बताइए? ये हाँ, हाइपर सेंसिटिविटी ये शो करती हैं, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होती हैं। हो गया? जितने कारण थे वो सब कारण हमने व्हाइट बोर्ड पे लिखे हैं, क्लियर? आगे बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, क्या है बीमारी? एम्फाइसेमा, ठीक है? इसमें किसी को तकलीफ है अस्थमा में? नहीं। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास एम्फाइसेमा, ठीक है? सुनते हैं एम्फाइसेमा के बारे में क्या है? एम्फाइसेमा एक प्रकार की ऐसी बीमारी है जो हमें स्मोकिंग अगर जो पर्सन कर रहा होता है या सिगरेट स्मोक कर रहा है उसके लिए होता है ये, ठीक है? हम आपको समझाना चाह रहे हैं क्या है ये। होता क्या है कि ड्यू टू किसकी वजह से बताइए? हाँ, सिगरेट स्मोकिंग की वजह से। इसका मेन कारण क्या है बताइए? सिगरेट स्मोकिंग ही है, ठीक है? इसका मेन रीजन क्या है बताइए? सिगरेट स्मोकिंग है। समझाए? चलिए, दो तरीके से हम लोग स्मोक करते हैं, ठीक है? कितने तरीके से स्मोक करते हैं? दो तरीके से स्मोक करते हैं। थोड़ा अलग लेवल पे लेकर के जा रहे हैं तुम लोगों को, ठीक है? एक होता है एक्टिव स्मोकिंग, ठीक है? और एक होता है हमारे पास पैसिव स्मोकिंग, क्लियर? एक क्या होता है? एक्टिव स्मोकिंग, एक होता है पैसिव स्मोकिंग। एक्टिव स्मोकिंग क्या होता है? जब कोई भी पर्सन खुद के पैसे से जाकर के सिगरेट खरीदे और वो खुद पिए, ठीक है? ये क्या है? एक्टिव, यानी सिगरेट मुंह में लेकर के पूरा का पूरा पिए और धुआं उड़ाए, ठीक है? वो क्या हुआ? एक्टिव स्मोकिंग हुआ। पैसिविटी क्या होता है कि जहां पर वो पी रहे होते हैं कुछ लोग देखने जाते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं कैसे पी रहा है, ठीक है? और कैसे धुआं या कैसे छल्ला बना रहा है। लोग पीने के बाद गोल गोल सा छल्ला भी बनाते हैं ना, शायद, आई थिंक नहीं देखा है? हाँ, देखिए, खुद ही कर रहे हो तो क्या मारोगे, क्या होगे तुम लोग, है ना? सुनिए, तो उसमें क्या है कि वो बहुत इंटरेस्टेड होते हैं कि यार कैसे कर रहे हैं ये लोग, तो वो जो बगल में खड़े होते हैं उनको भी ये क्या किया जाता है,
हो जाता है। स्मोक तो वो भी इनहेल कर रहे हैं ना एयर के थ्रू। तो स्मोकिंग दो तरीके की हुई, एक एक्टिव स्मोकिंग और एक पैसिव स्मोकिंग हुई। तो पैसिव स्मोकिंग जो होता है वो एक्टिव से ज़्यादा हार्मफुल होता है, इसलिए जो अगर इंसान पी रहा है उसके बगल में तो न खड़े रहिए, क्योंकि जो वो पी रहा है वो तो फिल्टर लगा होता है सिगरेट में, वो तो डायरेक्ट फिल्टर होकर के उसके पास गैस गई, धुआं गया। बट उसने जो छोड़ा, उसने CO2 भी छोड़ा अपने मुंह का, अपने मुंह की गंदगी भी छोड़ी, और तुम वहां पे ले रहे हो एयर। वाह क्या मजा आ गया। कुछ धुएं बहुत अच्छे लगते हैं ना कई लोगों को, ठीक है, सिगरेट के धुएं अच्छे लगते हैं, मुझे तो ट्रक के धुएं अच्छे लगते थे, तुम लोगों को नहीं लगते थे? हाँ, और जब बरसात पहली होती मिट्टी की खुशबू आती है वो तो अलग ही नहीं है। तो ये सब कुछ ऐसे महक हैं जो बहुत बहुत अच्छे नहीं होते अच्छे। पहली पहली बरसात जब तुम लोगों के तो हमेशा होती है, ये महक नहीं आएगी, ठीक है। हाँ, यूपी बिहार में क्या होता है जब पहली बारिश होती है तो जो मिट्टी पे पानी गिरती है उससे जो खुशबू आती है ना वो अलग लेवल का होता है, ठीक है, बहुत अच्छा महकता है। तो ये दो तरीके की स्मोकिंग हुई, एक एक्टिव और एक पैसिव। तो एक्टिव क्या होगा, जो खुद खरीदे, खुद पिए और खुद ही इनहेल कर रहा हो। बट वो जो गैस छोड़ रहा है, यानी इनहेल के बाद एक्सहेल भी तो करते हैं, वो धुएं भी तो छोड़ते हैं, उसको जो इनहेल करता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको जो इनहेल कर रहा है उसको हम क्या कहेंगे, पैसिव स्मोकिंग। पैसिव स्मोकिंग भी बहुत डेंजरस होती है, इसलिए जहाँ 4 लोग पी रहे हैं वहाँ पे आप न जाइए, ठीक है। और उसमें ऐसे लोगों को तो मैं सल्यूट करता हूँ, सिगरेट जो पीते हैं। हमारे स्टूडेंट कुछ प्राउड फील कर रहे हैं, ठीक है, सुनेंगे ध्यान से। उसमें क्या है कि साफ साफ लिखा है, ठीक है, एक सड़ा हुआ गला यहाँ दिखा देता है, ठीक है, फिर स्मोकिंग डेंजरस फॉर आवर हेल्थ, ये सारी चीजें इंजूरियस टू हेल्थ लिखा है, फिर भी इतने जिगरबाज होते हैं वो लोग, फिर भी पी रहे हैं। सामने से चुनौती आ रही है कि इससे कैंसर होगा, इससे मरोगे, तड़पोगे, फिर भी अगर आप पी रहे हो तो आप बहादुर हो कि नहीं हो। ऐसे लोगों के लिए तालियां होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, समझ आ रही बात है। हाँ, दूसरा पॉइंट हम ये समझते हैं कि ये पॉइंट जो आपको इम्फाइसेमा जो होती है ये क्यों होती है, हम आपको समझा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या है कि कुछ इस तरीके के हमारे पास एल्वियोलर वॉल होते हैं, एल्वियोलाई हम लेकर के जाने हैं, ठीक है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एल्वियोलर सैक है। ये हमारे पास क्या है बताइए, एल्वियोलर सैक है। और एल्वियोलर सैक के पास ये क्या पाई जा रही है, इनकी एल्वियोलर वॉल पाई जा रही है, इनको हम बोलते हैं एल्वियोलर सेप्टल वॉल पाई जाती है। क्या पाई जाती है, एल्वियोलर सेप्टल वॉल पाई जाती है, ठीक है। सेप्टल का मतलब क्या है कि ये जो एल्वियोलाई, यहाँ पे छोटे छोटे एल्वियोलाई हैं, यहाँ पे जो छोटे छोटे एल्वियोलाई हैं, इनको सेपरेट करने के लिए ये जो सेप्टल वॉल है वो लगे हैं, ठीक है। जब भी हम क्या करते हैं कि यहाँ से ये स्मोकिंग कर रहे हैं, जब भी ये स्मोकिंग कर रहे हैं तो स्मोकिंग के दौरान जो एयर आता है वो बहुत ही जलन वाला होता है, ठीक है, बर्निंग एयर होती है। वो बर्निंग एयर से क्या होता है, ये जो इंटरसेप्टल वॉल है वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, इंटरसेप्टल वॉल धीरे धीरे क्या हो गए बताइए, कम हो गए, ठीक है। इंटरसेप्टल वॉल जब कम हो गए तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, इंक्रीज करेगा ना, घटेगा कैसे भाई। ये दीवार है, दीवार को हटाओगे तो क्लासरूम बड़ा होगा कि घटे बढ़ेगा, बोलिए बढ़ेगा ना। तो ये जो वॉल हटाया हमने तो पूरा टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया हमारा, बढ़ गया। यानी इंटरसेप्टल वॉल क्या होता है, ये डैमेज हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, डैमेज कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं रैप्चर हो चुके हैं, ठीक है। और इस रैप्चर होने की वजह से जो टोटल सरफेस एरिया है TSA वो क्या होगा बताइए, इंक्रीज होगा। बट रिस्पायरेटरी सरफेस एरिया क्या होगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है। यानी रिस्पायरेशन करने की जो टेंडेंसी होती है वो घट जाएगा, क्यों, क्योंकि जब ये वॉल डैमेज होते हैं तो इनके जो फ्लूइड होते हैं वो यहाँ पे आकर के बैठ जाते हैं, ठीक है। रैप्चर होने के बाद ये फ्लूइड इनके पास अंदर की तरफ बैठ जाते हैं, तो रिस्पायरेशन का रेट क्या होगा, रिस्पायरेटरी सरफेस एरिया क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। अब रिस्पायरेटरी सरफेस डिक्रीज कर जाती है तो क्या एयर होल्ड हो पाएगी, रेजिडुअल वॉल्यूम कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। दूसरा पॉइंट,
जब ये लंग्स क्या करता है, एक्सपेंड करता है, क्या करता है, यहाँ पे एल्वियोलाई एक्सपेंड करा रहा हूँ मैं, ठीक है, एक्सपेंड करा रहा हूँ, ये एक्सपेंड कर गया, ठीक है। जब एक बार एक्सपेंड हुआ तो दोबारा ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जाना चाहिए, तो ओरिजिनल पोजीशन पे अब ये नहीं जा पाता, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, लॉस होता है, लॉस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या लॉस हुआ बताइए, इलास्टिसिटी ऑफ क्या, एल्वियोलर वॉल। एल्वियोलर वॉल की इलास्टिसिटी क्या हो गई, खत्म हो गई, ठीक है। अब जब खत्म हो गया तो क्या अपने ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन कर लेगा, नहीं। इलास्टिसिटी क्या है, इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी सुनते हैं फिजिक्स, हाँ इलास्टिसिटी कब, आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्म्ड फोर्स। फिजिक्स बहुत अच्छी है, टेंशन ना लेना, क्लियर। केमिस्ट्री में डाउट कर लेना, फिजिक्स में हमारे कोई डाउट मत करना। इलास्टिसिटी का मतलब ये होता है कि अगर किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी, अगर उस पर हम कोई भी फोर्स लगा रहे हैं और उस डिफॉर्म्ड फोर्स को हटाने के बाद अगर वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन कर ले रहा है, वही उसकी क्या कहलाती है, इलास्टिसिटी कहलाती है, क्लियर। अब हमने एक फोर्स लगा करके इसको तो खींचा था, अब क्या है, ये इलास्टिसिटी क्या हो गई, इसकी लॉस हो गई, तो क्या अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। यही बीमारी में क्या होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, यही इम्फाइसेमा है। तो इंक्रीज और डिक्रीज समझ में तो आता है ना ये, कभी भी ये डाउट मत करना आकर के कोई ये ना पूछे सर ये क्या लिखा है, ऐसा ना पूछना है ना, नहीं तो दिल दुख जाएगा हमारा। इससे क्या पता चलता है, अब इससे क्या सीख मिलती है, हाँ स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, उसके अलावा भी क्या करना चाहिए, हाँ बहुत बढ़िया दीदी, ठीक है। जिसके पास अगर आप जा रहे हो वो भी स्मोक ना कर रहा हो, समझ आ रही बात है, वहां पे खड़े भी नहीं होना चाहिए, क्लियर। कॉलेज में तो आराम से पहले यही शुरुआत होती है, यहीं से कॉलेज जाओगे, सीनियर कहेंगे सिगरेट पीते हो, पहले पी के दिखाओ, ठीक है। जो पीने वाले होते तो आराम से पीते हैं, पीने वाले बोल रहे हैं, ठीक है, उनको तो लगेगा वाह ये तो बहुत बढ़िया है, हो गया। बट तुम लोग ट्राई ना करना ना, सर ने नहीं ट्राई किया, सर ने एक बार ट्राई करने की कोशिश की थी, ठीक है, वो भी बहुत उस समय बेवकूफ़ टाइप के थे हम, दिमाग भ्रष्ट था इसलिए, ठीक है। ट्राई तो हर चीज़ किया है ज़िंदगी में, ठीक है, मतलब दुनिया में ऐसा कोई गलत काम नहीं जो शुभम सर ने ना किया हो, ठीक है। आप इमेजिन कर लो कि सर ये नहीं कर सकते, सर ने वो बहुत अच्छे से किया है, ठीक है। हाँ मतलब मन में अपने हिसाब बैठा लो कि शुभम सर यहाँ तक नहीं पहुँच जाएंगे, शुभम सर वहाँ पे जा करके अच्छे से करके आए हैं, ठीक है। हर काम बहुत बेवकूफ, बहुत जितने भी गलत काम थे उसके बाद ही तो ये पछता रहे हैं टीचर बनने में, उसी का पश्चाताप कर रहे हैं। टीचर कोई आसान इंसान नहीं बनता, जो हर जगह से लताड़ा गया हो, हर जगह से मारा पीटा गया हो, सहने की क्षमता हो जिसके अंदर, वही टीचर बनता है। कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे टीचिंग जॉब ऐसे ही छोड़ देते हैं लोग, एक लोगों ने बोला कि तुम बहुत खराब पढ़ाते हो, छोड़ दिए, रो करके बैठ गए, हटाओ नहीं पढ़ाएंगे। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि अपने आप को पहले वो एक्सेप्ट करना है कि मुझे वाकई में खराब पढ़ाया, इसीलिए शायद रिजेक्शन हो रहे हैं, तो बदलाव आने चाहिए। आपको लगता है कि ये तो बहुत ही आसान चीज़ें, बहुत आसान चीज़ें से समझा ले रहे हैं, उसके पीछे की बहुत बड़ी मेहनत है, 5 साल 10 साल की मेहनत है, तब जाकर के यहाँ स्टैंड किए हैं, समझ रहे हैं। दूसरा पॉइंट हमें याद रखना है, ऑक्यूपेशनल लंग्स डिसऑर्डर, क्लियर। चलिए हेडिंग डालते हैं, पहले लिख लेते हैं एनसीईआरटी से ना, एनसीईआरटी से लिखेंगे, इट इज अ क्रोनिक डिसऑर्डर इन विच, इट इज अ क्रोनिक डिसऑर्डर in which
एल्वियोलर वॉल आर डैमेज, जो चीजें बताया वही लिखा है एनसीईआरटी ने, ठीक है। थोड़ा बहुत डिफरेंस है, हमने सेप्टल वॉल लिख दिया है, उन्होंने सेप्टल नहीं लिखे हैं। क्लियर? अब इतने के लिए बदनाम ना कर देना, क्लियर? बहुत ज्यादा हो गया इनका। तो क्या लिखे हैं? इन एल्वियोलर वॉल आर डैमेज ड्यू टू विच रिस्पिरेटरी सरफेस एरिया डिक्रीजेस। रिस्पिरेटरी सरफेस एरिया क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, बट टोटल सरफेस एरिया क्या हो गई बताइए? इंक्रीज। ये बातें नहीं लिखी है ना, समझ आ रही बात है? और मेजर कॉज क्या लिखा है इन्होंने? बस, बहुत बढ़िया, ठीक है। मेन रीजन को पहले लिखना चाहिए, इन्होंने बाद में लिखा। जो चीजें पहले लिखनी चाहिए, जिसके कारण ये सारी चीजें हो रही हैं, वो तो लिख ही नहीं रहे ना। क्लियर? चलिए, अब नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास? ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। क्लियर? सुन देते हैं से। ऑक्यूपेशनल लंग्स डिसऑर्डर या रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर में क्या होता है, हम आपको पहले साफ साफ समझा रहे हैं। हमारे यहाँ क्या होती है, कई सारे ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं, ठीक है। ऑक्यूपेशनल का मतलब हमारा ऑक्यूपेशन डिपेंड करता है किस तरीके से हम वर्क कर रहे हैं, हम किस वर्क कल्चर में हैं, ठीक है। हमारे इंडिया में क्या है कि कई सारे ऐसे इंसान होते हैं जो मजदूर होते हैं, लेबर वर्क करते हैं। तो लेबर वर्क अक्सर कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है। या तो फिर उस वो कोल माइंस में करेंगे, ठीक है, या तो वुलन का फैक्ट्रीज में करते हैं, वहाँ पे डस्ट पार्टिकल उड़ते हैं। या तो फिर ऐसे होते हैं जहाँ पे लकड़ी वगैरह काटी जाती हो, चीरी जाती हो, ठीक है, फर्नीचर वगैरह करते हो, वहाँ पे भी तो बहुत सारे धूल मिट्टी कण उड़ते हैं। या फिर खेतों में भी काम करते हैं, तो थ्रेसिंग के दौरान जो डस्ट पार्टिकल उड़ते हैं, वहाँ पे भी ऐसे ही हाल होता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या है कि कई सारे ऐसे ऑक्यूपेशन हैं जहाँ पे हमेशा डस्ट पार्टिकल क्या होते रहते हैं? उड़ते रहते हैं, ठीक है। तो हम ये समझाना चाह रहे हैं कि ऑक्यूपेशन का मतलब हमारा क्या हो सकता है? ये वर्क कल्चर हो सकता है, ठीक है। ये वर्क कल्चर में जितने भी लेबर हैं, ध्यान सुनेंगे, जितने भी लेबर होते हैं, अगर इनके पास कोई भी डस्ट पार्टिकल उड़ता है, क्या होता है बताइए? डस्ट पार्टिकल अगर उड़ रहा है, तो ये डस्ट पार्टिकल हमारे क्या रिस्पिरेटरी ट्रैक में जाएंगे? क्लियर? ये क्या है, हमारे रिस्पिरेटरी ट्रैक में यहाँ पे जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जा रहे हैं, ठीक है, ये हमारा एल्वियोलाई हो गया। अब ये जो रिस्पिरेटरी ट्रैक, इसमें गए डस्ट पार्टिकल, तो इनके पास क्या पाए जाते हैं कि ये डस्ट पार्टिकल जैसे ही जाएंगे, तो यहाँ की जो डिफेंस मैकेनिज्म है, यहाँ की जो डिफेंस सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम क्या हो जाएगी इनकी बताइए? डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। यानी डिफेंस इम्यूनिटी क्या हो जाती है? वीक पड़ जाती है। हमारे लंग्स एल्वियोलाई के पास एक सेल्स पाई जाती है जो बहुत सारे माइक्रोब्स को मारने का भी काम करती थी ना, उसको हम क्या बोलते थे? डस्ट सेल्स बोलते थे, ठीक है। तो यहाँ पे डस्ट सेल्स नहीं पाए जाते, जिसकी वजह से इम्यूनिटी क्या हो जाती है? वीक पड़ जाती है, ठीक है। इम्यूनिटी सिस्टम क्यों कम पड़ा बताइए? अब्सेंस ऑफ डस्ट सेल्स की वजह से, ठीक है। अब ये जैसे यहाँ पर क्या हुए, पार्टिकल्स यहाँ पे गए, ध्यान समझेंगे, यहाँ पे कोई भी पार्टिकल्स गए, तो यहाँ पे पार्टिकल्स जो गए, तो यहाँ पे जाने लगेंगे, यहाँ पे जाने लगेंगे, यहाँ पे जाने लगेंगे। तो ये क्या बना लेते हैं? लंग्स के अंदर बहुत ज्यादा फाइबर बनाने लगते हैं। क्या बनाने लगते हैं बताइए? कई सारे ऐसे ऐसे फाइबर बनाने लगते हैं। और जब ये फाइबर बनाने लगेंगे, तो लंग्स एक्सपेंड नहीं हो पाएगा हमारा, ठीक है। हम सांस लेंगे, जैसे हम नॉर्मल गहरी सांस लेते हैं, तो हमारा लंग्स क्या होता है? फूलता है ना। जैसे सांस लिया, यहाँ पे लिया, अब यह हमारा क्या हुआ? छाती फूला ना। अब हमने ये क्या किया कि ये जो सीना हमारा चौड़ा हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है बताइए? सांस लेने से ना। तो बट यहाँ पे जब फाइबर बन जाएंगे, हम चाहे जितनी गहरी सांस लेंगे, वो सीना हमारा वैसे को वैसे ही रहेगा। यानी थोरेसिक कैविटी में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, पल्मोनरी प्रेशर में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो फाइब्रोसिस क्या करता है? उसी को ऐसे ही रहने देता है, ठीक है। अब क्या करेगा? ये एक्सपेंड ही नहीं होगा। एक्सपेंड नहीं होगा तो क्या होगा? सांस ही नहीं अंदर जाएगी,
तो कई बार सांस लेने में हमें तकलीफ होने लगती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये एक बीमारी हो जाती है, उस बीमारी को हम बोलते हैं लंग्स फाइब्रोसिस। इसी को हम क्या बोलते हैं, लंग्स फाइब्रोसिस बोलते हैं। और ये जरूरी नहीं है ये फाइब्रोसिस कोई एक ही हो, ये लंग्स फाइब्रोसिस कई तरीके की होती हैं। जैसे अगर कोल माइन पे वर्क कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं ब्लैक लंग्स डिजीज डिसऑर्डर, ठीक है। अगर यही हमारे पास क्या होता है कि वुलन का फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, ऊन वगैरह जहां पड़ रहे हैं, तो वहां पे व्हाइट फाइबर होते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं व्हाइट लंग्स डिजीज। ऐसे ही सिलिका कंपनी में अगर जा रहे हैं तो उसको हम सिलिकोसिस बोल देते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे होते हैं, तो यहाँ पे लिख लेंगे, इसको बना लेंगे। अगर एबेस्कस में जा रहे हैं तो एबेस्टोसिस हो जाती है वहां पे, क्लियर। इनके एग्जाम्पल आपको याद रख लेने हैं। इनके पास क्या है, एक ब्लैक लंग्स डिजीज है। ये ब्लैक लंग डिजीज किसको होगा बताइए, जो हमारे कोल माइंस वगैरह पे वर्क करेगा तो, ठीक है। ऐसे ही दूसरी बीमारी हमारे पास है सिलिकोसिस। क्लियर। ये सब बीमारी किससे रिलेटेड है, एयर से ही तो रिलेटेड है ना, डस्ट से। इसलिए कई भाषा में इनको हम ऐसे बोलते हैं, ठीक है। एयर से रिलेटेड जितनी बीमारी होती है ये हमारे डॉक्टर भाषा में ये बोलते हैं, ये इन्हीं के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। हो गया, चलिए एनसीईआरटी से लिख लीजिएगा, वो सारी चीजें बता दिया है। किसी कोई तकलीफ नहीं, इसमें ध्यान से सुनिएगा, हम बोल दे रहे हैं, जितना लिखना था वो जो क्वेश्चन उठने थे वो उठा दिए हम यहाँ से। सुनिए इसमें लिखा है कि इन द सर्टेन इंडस्ट्रीज, स्पेशली कहाँ पे, दोज इन्वॉल्विंग इन ग्राइंडिंग, ठीक है, स्टोन ब्रेकिंग, या फिर मच डस्ट इज प्रोड्यूस्ड दैट वी डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी कैन नॉट बी फुल्ली कोप अप विद सिचुएशन, ठीक है। हमारी जो बॉडी होती है वो उसके खिलाफ क्या होती है, कोप अप नहीं कर पाती, ठीक है, उनका साथ नहीं दे पाती। ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, जो लॉन्ग एक्सपोजर होता है कैन गिव राइज टू इन्फ्लामेशन लीडिंग टू दी फाइब्रोसिस, ठीक है। फाइब्रोसिस का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो फाइबरस टिश्यू होते हैं उनका प्रोलिफरेशन हो जाता है, क्या हो जाता है, हाँ, ये जो आपको दिखाई रहे फाइबरस टिश्यू, इनका क्या हो जाता है, प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन होना, ठीक है। फाइबरस टिश्यू, लंग्स के अंदर जो फाइबरस टिश्यू होते हैं उनका क्या हो जाता है, प्रोलिफरेशन हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये बीमारी होती है। दूसरा पॉइंट ये लिखा है कि एंड दस कॉजिंग सीरियस लंग्स डैमेज, वर्कर इन सच इंडस्ट्रीज शुड वियर, क्या लिखना है, प्रोटेक्टिव मास्क वगैरह, ठीक है। ये तो आज भी हम लोग बिना अच्छे इन्वायरमेंट रहने के बावजूद मास्क लगाना सीख गए हैं ना। कोरोना जब से आया मास्क तो पता ही चल गया है उसकी वैल्यू ना। ब्लैक लंग डिजीज का मतलब क्या होता है, जब कोई भी इंसान क्या करता है, कोल माइंस वगैरह कोयले के खदान में वर्क करता है, ठीक है, तो जो भी डस्ट पार्टिकल आएंगे तो वो काले काले डस्ट पार्टिकल आते हैं। तो जब भी हम सांस लेते हैं तो वो जो ब्लैक ब्लैक हमारे पास क्या कहते हैं कोल माइंस होते हैं, वो हमारे लंग्स के अंदर जाकर के बैठ जाते हैं, पूरा का पूरा लंग्स ही अपीयर होने लगता है ब्लैक की तरह, ठीक है। इसलिए ब्लैक लंग्स डिजीज बोलते हैं उसको हम, पूरा का पूरा कोल माइंस ही अंदर चला गया है, तो उसका अपीयरेंस कैसा होगा, ब्लैक होगा। ये जितने भी रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर आपको दिखाई दे रहे, सिलिकोसिस, एबेस्टियोसिस, पेरिनियोसिस, ये सब के सब, ठीक है, ये एयर से ही रिलेटेड बीमारी है, ठीक है। तो एयर से रिलेटेड बीमारी है इसलिए इनको हमने क्या बोला है, न्यूमोनो बोल दिया, ठीक है। और ये जो बीमारी हो रही है कोसिस बोल दिया इसको, क्लियर। आगे बढ़े, चलिए अब आउट ऑफ सिलेबस थोड़ा जा रहे हैं ना, सुनिए ध्यान से। एक बीमारी हमारे पास लास्ट बीमारी आती है, ब्रोंकाइटिस, ठीक है।
कहीं पे भी अगर आईटी टर्म लग जाए, कैसा टर्म लग जाए बताइए, आईटी टर्म लग जाए तो समझ जाइए क्या हुआ है, इन्फ्लामेशन हुआ है। क्या हुआ है बताइए, हाँ कहीं पे भी अगर आईटी टर्म लग रहा है तो समझ जाइए इन्फ्लामेशन है, ठीक है। और इन्फ्लामेशन कहाँ पे, ब्रोंकाई, इन कहाँ बताइए, ब्रोंकाई। अच्छा ब्रोंकाई में मेन रीजन क्या हो सकता है बताइए, ड्यू टू स्मोकिंग, ठीक है। समझ आ रही बात, आगे बढ़े। चलिए अब आता है हमारे पास क्या, यॉर्निंग आती है, ठीक है। यानी जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, जमुहाई बोलते हैं ना, आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं, यानी ही बोलते हैं। अरे बोल दो, हम भी सीखना चाहते हैं। कंपो, कंपो बोलते हैं, अच्छा तुम्हारी लैंग्वेज कंपो, तुम लोग और किसी की लैंग्वेज में कुछ और बोलते हैं, गुटका, गुटका, अच्छा सबकी अलग अलग भाषा है ना, हमारे यहाँ जमुहाई बोलते हैं उसको, ठीक है। ऐसा क्या होता है इनमें, सुनेंगे। कई बार अक्सर हम लोग अगर आपसे पूछते हैं कि क्यों इतना यॉर्निंग कर रहे हो, तो बहुत लोग बताते हैं सर आप इतना बोरिंग पढ़ाते हैं, मजा ही नहीं आता, इसलिए जमुहाई आती है, ठीक है, इसलिए यॉर्निंग आती है। असली रीजन मैं बता रहा हूँ, मैं पढ़ाता अच्छा हूँ, ठीक है। रीजन मैं बता रहा हूँ क्या है, होता क्या है कि जब बहुत ही ज्यादा प्रोलॉन्ग्ड स्लो इंस्पायरेशन हो जाए, क्या बोला, इसका मेन कारण क्या है, इट इज ड्यू टू बताइए रीजन, प्रोलॉन्ग्ड इंस्पायरेशन नहीं, स्लो इंस्पायरेशन, बहुत धीरे धीरे लेते हैं ना सांस, वाया माउथ, ठीक है, बहुत आराम से लेते हैं या करके ना, बहुत तेजी से। तो यानी क्या है कि ये चीजें क्यों होती है मैं आपको समझा रहा हूं, जब हमारी बॉडी में CO2 का लेवल बढ़ जाए बट हमारी बॉडी रेस्ट कंडीशन में हो तब, क्या बोला, जैसे हम लोग क्या हुए कि अचानक मुझे सो करके उठा और तुरंत क्लास लेने चला आया, हमारी बॉडी अभी एक्टिव स्टेट में आई नहीं, फिर भी हमने क्या किया, पढ़ना स्टार्ट किया, ठीक है। तो जो CO2 का लेवल हमारी बॉडी में था, अब वो किसके थ्रू निकलेगा बताइए, माउथ के थ्रू निकलने लगता है, ठीक है। यही हमारे पास यॉर्निंग का मेन रीजन होता है। और ऐसे में क्या होता है, यॉर्निंग के लिए जो जिम्मेदार होता है वो कॉन्ट्रेक्शन होता है, किसके लिए, डायफ्राम मसल्स, डायफ्राम मसल्स एकदम आराम से कॉन्ट्रैक्ट होता है, और आराम से कॉन्ट्रैक्ट होने के चक्कर में डायफ्राम मसल जब ऐसे नीचे जा रहा था तो हमारी शरीर अंगड़ाई लेने लगती थी, ऐसे ऐसे करने लगते हैं, यानी ये मसल्स जो होती है इस पे प्रेशर बनता है, आपने कभी भी नोटिस किया होगा तो, क्लियर। तो यानी डायफ्राम मसल जब धीरे धीरे जा रही होती तो ऐसा लगता है कुछ यहाँ हो रहा है, हम लोग ऐसे ऐसे करने लगते हैं, ये क्या हो रहा है, ठीक है, समझ आ रही बात। तो यानी क्या है कि यहाँ पे क्या हुआ, क्यों हो रहा है बताइए, स्लो कॉन्ट्रेक्शन हुआ, क्या हुआ बताइए, स्लो कॉन्ट्रेक्शन हुआ, किसके अंदर, डायफ्राम के अंदर, इसलिए स्लो कॉन्ट्रेक्शन होने की वजह से स्लो इंस्पायरेशन भी हो रहा है, ठीक है। और ये भी कब, जब हमारे पास CO2 का लेवल क्या हो बताइए, इंक्रीज हो, तो ब्रीदिंग रेट हमारी क्या हो जाती है, घट जाती है, ठीक है। क्यों, क्यों घटी बताइए, अभी तक तो कहा सर जी ब्रीदिंग रेट बढ़नी चाहिए, क्यों घटी बताइए, क्योंकि हमारी जो, चूंकि हमारे पास क्या है बताइए, बॉडी अब हमारी कैसी है बताइए, रिमेन
रिमेन इन एक्टिव स्टेट, हमारी बॉडी जो है अभी एक्टिव स्टेट में नहीं आई है, इसलिए। क्लियर? ये तभी होता है जब ब्रीदिंग रेट भी स्लो हो और CO2 का लेवल भी बढ़ा हो। हमें यॉर्निंग नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी कैसी है बताइए? एक्टिव स्टेट में है। हम पढ़ा रहे हैं और चल फिर रहे हैं तो हमारी बॉडी कैसी है? एक्टिव स्टेट में है। समझ आ रही बात? आपकी बॉडी रेस्ट में है। समझ आ रही बात? आपकी बॉडी रेस्ट में है, अब CO2 का लेवल बढ़ रहा है, तब यॉर्निंग आएगी। CO2 का लेवल भी बढ़े और ब्रीदिंग रेट भी ना घटे, तब होता है ऐसा। क्लियर? यॉर्निंग आता है। समझ आई बात? नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है? CO2 का लेवल बढ़ता है तो ब्रीदिंग रेट हमारी क्या होनी चाहिए बताइए? इंक्रीज करनी चाहिए। बट ब्रीदिंग रेट क्या हो रहा है बताइए? डिक्रीज हो रहा है ना, बहुत स्लो हो रहा है ना, आराम आराम से सांस ले रहे हैं। ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन क्या है हमारी? कम है ना। यही मेन रीजन है यॉर्निंग का। समझ आई बात? चलिए नेक्स्ट बताएं। और अब क्या बच रहा है? स्नीजिंग। चलिए लिखते हैं स्नीजिंग। पढ़ाएं, समझते हैं स्नीजिंग क्या है। स्नीजिंग क्यों आती है? स्नीजिंग क्या है बताइए? एकदम बहुत तेजी से छींकने को कहते हैं ना, यानी हम ये कह सकते हैं वायलेंट एक्सपायरेटरी ब्लास्ट। हम लड़कों की बात कर रहे हैं, लड़कियां तो बहुत आराम से ऐसे करके सॉरी भी बोल देती हैं। ठीक है? लड़के जब छींकते हैं तो एकदम माहौल बना करके तब छींकते हैं बेचारे ना, और एकदम छींकने के बाद ऐसे कहते हैं तेरी माँ का है ना। यानी लड़कों में और लड़कियों में यही डिफरेंस है, वो छींक भी लेंगे किसी को पता भी नहीं चलेगा, अब बगल वाले को सॉरी भी बोलेंगे, लोगों को लगेगा भी नहीं कि ये क्या हुआ उसके साथ ना, और ऐसे सॉरी सॉरी सॉरी। लड़कों का ऐसा नहीं है, एक तो छींकेंगे भी ऊपर से गाली देखेंगे, ऐसे करके पूरा क्लास पता चल जाएगा कि इसने छींका है। समझ में आ रही बात? तो यानी क्या है कि ये एक प्रकार का क्या है बताइए? ये एक प्रकार का क्या हुआ बताइए? वायलेंट एक्सपायरेटरी। एक्सपायरेटरी क्या है बताइए? हमारी ब्लास्ट है। ठीक है? ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ क्या? ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ नजल चैम्बर। ठीक है? कई बार ऐसे जो हमारे पास ऐसे पार्टिकल होते हैं जो हमारे नजल चैम्बर में आकर के फंस जाते हैं ना, और उसको तुरंत फेंकना होता है, हटाना होता है, उसी की वजह से ये चीजें होती हैं हमारे यहाँ। एक लास्ट पॉइंट है सर, बस उसके बाद बंद करते हैं। 1 घंटा? वो तो दोबारा हुआ है, इससे पहले आधे घंटा था। हो गया? ज्यादा समय हो जाता है क्या? बस ये लास्ट पॉइंट है, चैप्टर खत्म ही हो गया है ना। ठीक है। हिचकी ना, अरे वाह, ये तो भूल ही गए ना। चलो आगे पढ़ते हैं, हिचकी के बारे में भी समझ लेते हैं। चलिए देखते हैं स्पेलिंग क्या होती है। ऐसे ही होती है, डबल सी है। चलो डबल, हमें क्या, हमें तो छींकन हिचकी से मतलब है ना। सुनेंगे जैसे, पहले हमें बताइए कि हिचकी क्यों आती है? हिचकी क्यों आती है भाई साहब? हाँ, क्योंकि इनकी वाली याद करते कहते हैं। ठीक है? इन भाई साहब का आंसर बहुत अच्छा था। ठीक है? इनसे पूछा जा रहा है कि हिचकी क्यों आती है, तो कह रहे हैं मेरी वाली याद करती है सर। ठीक है? तुम्हारी वाली तुम्हारे जैसे 10 लोगों को याद करती है। क्लियर? इसका मतलब ये तो नहीं वो सबको हिचकी आ रही हो। हाँ, कई लोगों की ये मिथ होती है कि सर लगता है कोई हमारा पसंदीदा इंसान हमें याद कर रहा है तभी हिचकी आती है, बट ऐसा हिच होता ही नहीं। क्लियर?
हिचकी की मेन रीजन क्या होती है कि कई बार ऐसा होता है कि हमारी बॉडी में अगर वाटर की कमी हो जाती है, ठीक है, पानी पीने के बाद तो खत्म भी तो हो जाती है हिचकी। क्लियर? तो ऐसा क्या है इसमें? तो इसमें क्या होता है कि अचानक से डायफ्राम की मसल्स क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट अगर हो जाए, ठीक है, तो यहाँ से एक प्रेशर जनरेट होता है, ठीक है, तब वो क्या करते हैं, हिचकी आती है हमें। कोई अगर हमारे पास बहुत ही ऐसे सब्सटेंस जो हमारे गले में फंस जाए, और वो भी कब, हम आपको ध्यान से समझा रहे हैं। आप कभी भी नोटिस करिएगा हिचकी के पीछे मेन रीजन ये है जब कोई भी हम ज़्यादा ऑयली या तेलहा मसलहा खाते हैं, तब ऑयली चीज़ें खाते हैं तो, ठीक है। सिंपल खाना खाने पे हिचकी नहीं आएगी। आप कोशिश करिए, लड़कियों का अच्छा एक्सपीरियंस होगा, जब पानी पूरी वाले भैया क्या करते थे, पानी डालते तभी हिचकी आती है ना, खट्टा खाने से। अच्छा, तुम लोग तो जहर भी खिला दोगे तो कुछ भी नहीं होगा तुम लोगों को, तुम लोग तो एकदम अडॉप्ट कर लिए हो, ठीक है। हम लोगों को क्या होता है, हल्का सा फुल्की पानी भी अगर हम खा रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा बहुत भी तीखा हो जाता है तो हिचकी आना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर? तो उसमें क्या होता है, अचानक से जो हमारी सारी मसल्स होती है अचानक कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। और वो क्या होता है, ये डाइजेशन से रिलेटेड है। डाइजेशन से रिलेटेड क्या है, जब हमारे पास यहाँ पे क्या होता है कि जाता है तो यहाँ पर स्टमक के आसपास, क्लियर, हमारे पास डायफ्राम की मसल्स होती है। डायफ्राम मसल्स उससे स्टिमुलेट हो जाती हैं और वो तुरंत कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। और जब डायफ्राम की मसल्स जब भी तुरंत कॉन्ट्रैक्ट होंगी, क्यों, क्योंकि उनके आसपास कैसा आ गया है, मसाला चीज़ें आ चुकी हैं, ये तुरंत कॉन्ट्रैक्ट अपने आप को उनसे दूर भागने की कोशिश करती हैं। और जब दूर भागेंगी तो ये क्या होंगे, दूर भागने का मतलब नीचे जाएंगे, तभी हमें अचानक क्या होता है, हिचकी आती है। समझ बात? यानी यहाँ पे क्या है, स्लो कॉन्ट्रेक्शन हो रहा था, बट यहाँ पे क्या होगा बताइए, फास्ट या फिर रैपिड कॉन्ट्रेक्शन, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ कैसा मसल्स, डायफ्राम मसल्स, ठीक है। अब तो ये नहीं कहोगे ना मेरी वाली याद कर रही है, ठीक है। हाँ, प्यार में अंधे इतने होते हैं हम लोग, हम लोग का पहला ख्याल यही आता है। हमारा तो मानना है कि जिंदगी में लोगों को एक बार जिंदगी में जरूर करना चाहिए प्यार, ये पता करने के लिए क्यों नहीं करना चाहिए, ठीक है। एक बार अगर कर लिए, दोबारा तुम कान पकड़ लोगे कि नहीं करना है, ठीक है, बहुत खराब एक्सपीरियंस होता है उसका। क्लियर? तो मारेंगे, ठीक है, समझ रहे हैं बात हमारी? एक बार तो जरूर करो ताकि ये पता चल जाए क्यों नहीं करना चाहिए। समझ आ रही बात? खत्म चैप्टर, और क्या, और कुछ बचा हुआ है? चलिए हेडिंग डालते हैं, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। इसको बंद कर दो भैया, ठीक है। चलिए डीपीपी निकालिए और वो सॉल्व करिए। गिनी ये बंद कर देना ना, सुनी नहीं, इसको कैमरा बंद करो, ऐसे क्लिक कर दो बस।